चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा एक नए लेवल पर पहुंच गई। मुर्शिदाबाद में ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बॉम्ब से हमला किया गया। इस हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ममता बनर्जी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ प्लेटफॉर्म से जा रहे थे और इस दौरान समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। मुस्कुराते हुए जाकिर हुसैन आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन तभी उनके पीछे जोरदार से धमाका हुआ। प्लेटफॉर्म पर आग और धुआं नजर आया। इसके बाद अंधेरे में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें ही रह गई। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से हो क्या गया। बताया जा रहा कि जिस प्लेटफॉर्म से जाकिर हुसैन जा रहे थे वहां एक बैग में विस्फोटक रखा हुआ। आरोप है कि यह धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। इस धमाके में जाकिर हुसैन समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं। आनन फानन में मंत्री को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी जाकिर हुसैन को जल्द ही कोलकाता के अस्पताल रेफर करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जख्मी जाकिर हुसैन से मिलने अस्पताल पहुंची, उनका हालचाल जाना और उसके बाद बीजेपी समेत केंद्र सरकार पर आरोप मत दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की कोशिश जाकिर हुसैन को अपने पाले में करने की। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा लगातार बढ़ी है, लेकिन मंत्री पर हुआ यह जानलेवा हमला बता रहा है कि राज्य के चुनाव में हिंसा की सभी सीमाएं टूट सकती हैं। वहीं बीजेपी के उत्तर कोलकाता के अध्यक्ष शिवाजी सिन्हा पर भी हमला किया गया है और इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमला फूल बागान इलाके में उस वक्त हुआ जब वो सुवेंदु अधिकारी और शकुदेव पांडा के साथ वहां पर मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया। शिवाजी सिन्हा से मिलने कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और उनका हालचाल जाना। अमित शाह अपने बंगाल दौरे में दक्षिण 24 परगना जाने से पहले कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे, जहां वो आरती में शामिल हुए और आश्रम को देखा और यहां पर अधिकारियों से बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इसकी स्थापना की गई थी। गृहमंत्री ने कहा कि आश्रम की प्रेरणा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का मुद्दा उठाया था, वरना आज बंगाल भी बांग्लादेश में होता। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रणवान जी ने उस समय करी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश को थी, देश की जनता को। और उस वक्त स्वधर्म और स्वदेश और स्वराज इसकी बात करना और इसके बारे में चेतना को जागरूक करना, इसकी नितांत जरूरत थी। मेरे जीवन पर जो कुछ लोगों का बहुत गहरा असर है, उसमें से स्वामी गणेशानंद जो भारत सेवाश्रम के अहमदाबाद में थे, उनका बहुत गहरा असर मेरे जीवन पर भी है। इस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं, वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवान जी के जीवन, उनका जीवन प्रवचन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 85वें दिन किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी। इस प्रदर्शन का हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा असर देखा गया, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए थे। इधर राजस्थान में जयपुर और आसपास के इलाकों में भी ट्रेन रोकी गई। जयपुर में जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर इस प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा देखा गया। इसके अलावा बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शनकारियों के रेल रोकने की खबरें और तस्वीरें सामने आई और इस दौरान ये प्रदर्शनकारी लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते रहे।
दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया था, जिसमें जगह जगह रेल रोकी गई थी। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अजीत, आज किसानों का प्रदर्शन था, रेल रोको प्रदर्शन, कहां कहां बहुत ज्यादा असर देखा गया और क्या दिल्ली में जो दिल्ली आने वाली ट्रेनें थी उस पर कुछ खास असर दिखाई दिया? क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि दिल्ली की आने वाली ट्रेनों को हम रोकेंगे और इससे आवाज सीधा केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचेगी, जो हमारी मांग है किसानों की। देखिए रोहित, अगर बात करें हम तो दिल्ली में आने वाली ट्रेनों पे कोई ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले से ही ये संभावना थी। उसको देखते हुए यहाँ पे रेलवे प्रशासन ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। वहीं बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा वो हरियाणा और खासकर जो पंजाब का बेल्ट है वहां पे सबसे अधिक हुआ। खासकर सबसे बड़ी बात करें तो बंगाल में भी इसका इम्पैक्ट दिखा, लेकिन कई जगहों पर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, खासकर गाजीपुर या फिर जो उड़ीसा से चलकर ट्रेनें आने वाली थी गाजियाबाद की तरफ, या हरिद्वार जो जाने वाली ट्रेनें थी, वो जरूर इफेक्टेड हुई और वहां पे बैठे पैसेंजर लोग को भी अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यानी हम कहें तो 2-4 स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर कहीं ऐसे कोई ज्यादा दिक्कतों का सामना पैसेंजर नहीं करना पड़ा। लेकिन जो किसानों की एक मंशा थी कि हम दिल्ली आने वाली सारी ट्रेनों को जाम कर देंगे और ट्रेन रोको अभियान से हम संदेशा दे देंगे केंद्र को कि देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती, तो उस हमारी मांग को मनवाने का ये तरीका जो था वो कहीं न कहीं पूरी तरह से हम कहें तो सक्सेसफुल तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो एक तरीका जाम का था रोकने का, ट्रैक पे बैठने का, क्योंकि अगर छतरपुर की बात करें हम तो छतरपुर में कोई ट्रेन उस दौरान आई नहीं, तो ये थक हार कर किसान 3:15 पर ही फूल माला और गुलदस्ता चढ़ाकर ट्रेन की पटरियों से वापस बैरन घर निकल गए। तो ऐसे कई जगहों पर वारदात ऐसे देखने को मिली। तो जो सबसे अधिक जो मैसेज देना चाह रहे थे किसान, वो मैसेज देने में पीछे रह गए। जनता लेकिन जरूर है, जनता कह रही थी कि देखिए इस तरह से किसान जो अपनी बातें मनवाने का तरीका है वो गलत है। वो चाहिए कि किसान को कि सरकार की बात माने, सुने, आगे इंप्लीमेंट करे, अगर कोई कमियां है तो बैठ के बात करे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार प्रदर्शन करेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे और आपकी बात मान ली जाएगी। उससे हम सफर होते हैं, हम परेशान होते हैं, कोई और नहीं। लेकिन जो किसानों का एक मकसद था एक सिंपल ढंग से मैसेज देने का, तो हम कहेंगे मैसेज तो उन्होंने दिया, लेकिन कई राज्यों में खासकर हरियाणा पंजाब छोड़ के तो कई राज्यों में इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं। रोहित। बिल्कुल। और अजीत, ये जरूर देखा गया क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें इस पूरे 4 घंटे के दौरान आई थी जब विपक्ष का खासा प्रभाव इस आंदोलन पर देखा गया, क्योंकि किसानों के इस प्रदर्शन में हमने लाल झंडे भी देखे, किसानों के इस प्रदर्शन में हमने कांग्रेस के झंडे भी देखे, किसानों के इस प्रदर्शन में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस के झंडे भी देखे, किसानों के इस प्रदर्शन में जब बिहार से तस्वीर आई थी तो वहां पप्पू यादव की पार्टी के भी झंडे देखे गए। बीजेपी का यह आरोप है कि पूरी तरीके से कैप्चर हो गया था यह आंदोलन, दरअसल किसानों का ना होकर यह पॉलिटिकल आंदोलन हो गया था। बिल्कुल साथ में रोहित, अगर बात करें हम तो किसानों के इस आंदोलन को पॉलिटिकल आंदोलन कैप्चर आज से नहीं, अगर आप पहले ट्रैक्टर रैली की बात करें 26 तारीख की, उस समय भी आप देखेंगे, उससे पहले इन्होंने जब चक्का जाम करने की बात कही थी, अगर उस समय भी आप बात देखेंगे तो हर जगह से ये पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। ये तयशुदा बात है, क्योंकि लेफ्ट की बात करें हम तो लेफ्ट पूरी तरह से किसानों के बीच कैप्चर कर चुका है, उनकी रैली को, उनके तमाम लोगों के साथ अपने समर्थनों की बात करता है, अपने हक की बात करता है। लेफ्ट के बीच जहां भी ये प्रोटेस्ट बैठे हैं, अगर दिल्ली की बॉर्डर की बात करें तो वहां पर टिकरी बॉर्डर में भी लेफ्ट के बीच सबसे अधिक है। अब कहीं के सिंगू बॉर्डर भी लेफ्ट पहुंच गया है, तो हर जगह लेफ्ट विंग की मारामारी है। कांग्रेस के लोग हमेशा बार बार समर्थन में आ रहे हैं, राहुल गांधी भी तमाम बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने पार्टी के आला कमान नेताओं को खुश करने के लिए जिला स्तर पर ये तमाम पार्टियां अपने झंडे और डंडे के साथ नजर आए, क्योंकि उन्हें चाहता था एक वैकल्पिक ऑप्शन ढूंढ रही है, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं मिल रहा और रास्ता किसान के जरिए से बनाने की कोशिश ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं कि ये किसान के जरिए कम से कम अपनी राजनीतिक मंशा और राजनीतिक सीट पे काबिज कर लें। और एक तरीका अच्छा है, मौका अच्छा है, इस मौके को चूकने नहीं देना चाहते। इसलिए ये तमाम जो गैर राजनीतिक दल है बीजेपी के, वो तमाम तरह से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रही है। और यही वजह है कि किसानों को मोहरा बनाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। रोहित। अजीत, जिस तरह से देशव्यापी असर की बात की जा रही थी इस पूरे आंदोलन की, वो देशव्यापी तो असर नहीं देखा गया, कुछ जगह सिमट कर रह गया आंदोलन। 2-4 जगह खासतौर पर पंजाब और हरियाणा, जहां के किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं पर इसका बहुत ज्यादा असर देखा गया। क्या किसानों की तरफ से या किसान मोर्चा की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज के आंदोलन को लेकर, या आगे अब उनकी क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि चक्का जाम वो कर चुके हैं, अब
रेल रोको वो कर चुके हैं, अब आगे क्या करने वाले इस पर कुछ बात की आज उन्होंने। अजीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मुझे लगता है खैर संपर्क शायद टूट गया है अजीत से। खैर शुक्रिया अजीत आपका, जिस जानकारी को आपने हम तक पहुंचाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सिर फुटअव्वल हो गई और मीटिंग के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। असल में पार्टी ने भोपाल बंद को लेकर एक बैठक बुलाई थी और बंद कराने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन यहां पर नेताओं में आपस में ही असहमति हो गई और इतनी असहमति हो गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। बताया जा रहा कि जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा ने मारपीट शुरू की। हैरत की बात है कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के सामने ही ये मारपीट, लेकिन पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को रोक भी नहीं पाए। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 85वां दिन है। लगातार सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है, लेकिन इस गतिरोध के बीच 85वें दिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही है, ये बता रहे हैं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। जब रेल रोको अभियान चलाया गया तो उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां करीब 3.5 घंटे से जो किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और जो ट्रेन है वो डाइवर्ट की गई हैं और यहाँ पर जो अंबाला सिटी एक्सप्रेस को आना था वो नहीं आई है और ऐसे में जो यात्री हैं वो खासे परेशान देखने को मिले हैं, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव हुआ है। वहीं मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक महिला हैं जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो ट्रेन का वक्त था वो करीब 2 बजे तक का था, लेकिन अब 4 बजने को है मगर ट्रेन जो है नहीं आई है। आप देख सकते हैं मासूम बच्चे के साथ कितनी परेशानी वो जो महिला है उनको हो रही है। छोटा सा बच्चा साथ में है और पानी और दूध की व्यवस्था वो साथ में किस तरह से कर रही है। मैम, कौन सी ट्रेन में जाना था? सर राजधानी कौन सी थी सर? 2:30 वाली ट्रेन थी। अंबाला कहाँ जा रही हैं आप? अंबाला जाना था, कैंट, अंबाला कैंट। तो अभी काफी देर हो गई है, बच्चा वहाँ पर रो रहा है, बहुत परेशानी। सर 2 बजे से बैठे हुए हैं, परेशानी तो है ही छोटे बच्चे के साथ में। तो आप एक महिला जो है उनको सुन सकते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे को आप रोते हुए यहाँ देख सकते हैं। परेशानी जाहिर तौर पर है। उनका ये कहना है कि आंदोलन को इस तरह देखते हैं कि आंदोलन जरूर खत्म होना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, और जाहिर है जब कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं तो प्रशासन और रेलवे किसी तरह की कोताही नहीं बरत सकता है। इसलिए यहाँ पर जो ट्रेनें आनी थी वो फिलहाल पिछले स्टेशनों पर ही रोकी गई हैं, जिससे जो यात्री यहाँ पर हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और इस रेल रोको का भोपाल में क्या असर देखा गया, कितना असर देखा गया, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण। देश में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आज मध्य प्रदेश में किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन का ट्रेन रोको अभियान था, रेल रोको अभियान था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद ये देखा गया कि जो किसान है वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे और ट्रेनों का जो आवागमन है वो लगातार जारी है। इस समय आप देख सकते हैं कि मिसरोद रेलवे स्टेशन से अभी ये ट्रेन निकली है और सुरक्षा के भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर पहले तो विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया और उसके बाद जैसे ही राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एसपी विधायकों ने हंगामा करते हुए विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किसानों के मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा के गेट पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएसपी के साथ बाकी विधायकों ने स्पीकर से इस बीच मुलाकात की। यूपी विधानसभा के भीतर और बाहर आज जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने जहां सदन के भीतर किसानों और महंगाई का मुद्दा उठाया, वहीं बाहर पार्टी कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में ट्रक, साइकिल और ट्रैक्टर से पहुंचे, जिसके बाद यहां पर हंगामा मच गया। कुछ विधायक गन्ना लेकर विधानसभा के गेट पर चढ़ गए और गन्ना किसानों के भुगतान की मांग करने लगे।
समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा में पेट्रोल डीजल लेकर पहुंचे। इसके अलावा कुछ किसान ट्रैक्टर पर धान की बोरियां लेकर आ गए। हालांकि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर इनको यहां से हटाया गया, लेकिन विधानसभा के बाहर और भीतर अफरा तफरी का माहौल आज देखा गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन यहाँ पर जो विधानसभा और विधान परिषद के समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो प्रदर्शन है वो डीजल टैंक और गन्ने के साथ में है, यानी उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विधानसभा और विधान परिषद के समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ क्योंकि सुबह से ही प्रदर्शन काफी ज्यादा हुआ है और अपने विरोध को समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराया है। आज का ये जो पूरा प्रदर्शन है किस तरह से है और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये आज का प्रदर्शन है, किसान जो 3 महीने से बैठे हुए हैं कड़ाके ठंड में। उत्तर प्रदेश के भी किसान है, 2-2 मौत किसानों, 3-3 शहीद उत्तर प्रदेश हो गए, 200 से अधिक मौत हो गई। तीनों कृषि कानून को वापस की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है। सरकार सुन रही है, कारपोरेट घरानों के दबाव में है, अडानी अंबानी के दबाव में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था देश और दुनिया में सबसे खराब उत्तर प्रदेश की है। चरण सिंह सबसे बड़े नेता किसानों के रहे हैं। इनकी आत्मा से हम लोग गुहार लगाने यहाँ पर बैठे कि सरकार को शुद्ध बुद्धि दे, तीनों कानून को जो बनाए हैं केंद्र सरकार वापस ले, एमएसपी पर कानून बनावे और बेरोजगारी खत्म करवावे, महंगाई कम करावे, भ्रष्टाचार जो है किए उसको दंडित करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों की परेशानी की खबरें लगातार आती रहती। अब प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक पर आरबीआई के बनाए नियमों और सिटीजन चार्टर की अनदेखी का आरोप लगा है। आरोप है कि सिटी बैंक ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड के प्रमोटर सत्येंद्र दलाल समेत पूरे परिवार का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। बैंक ने इसके बारे में पीड़ित पक्ष को पूर्व में कोई चेतावनी नहीं दी। फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड के प्रमोटर सत्येंद्र दलाल समेत परिवार के 5 सदस्यों का बैंक में अकाउंट खुला था। इसमें एक 13 महीने के बच्चे का अकाउंट भी शामिल है। खास बात यह है कि पीड़ित ग्राहक और बैंक के बीच 18 साल का संबंध है। बैंक के एक तरफा फैसले और मनमानी की वजह से पीड़ित पक्ष क्रेडिट कार्ड और अकाउंट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, जिससे उन्हें खासी परेशानी हो रही है। Citibank has received our complaint a year back, and they were supposed to reply on it by Feb 2020. They have delayed humongously, and finally when they have replied a week back, I don't see any reasons specified in that for having closed down our accounts. They have closed down all our accounts, all my clients' accounts, personal as well as current accounts, commercial accounts. And in the entire reply, all they have accused is that we have shown some kind of misconduct. What is the misconduct? They have failed to actually justify. और आंख कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।